हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। कुछ कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे थे, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अपनी सीरीज चल रही थी, तो ये अगला पार्ट है उसका। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है अपनों को। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी इससे ऐसी तैयारी करके गए तो वहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपनों को। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद पी दे रखा है, प्रथम पद क्या है, पी है, तथा सार्वंतर क्यू है। सार्वंतर क्या है, क्यू है, तो उसका 10वां पद होगा। 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद, ए क्या है यहाँ पे, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है, एन है पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां, तो एन की जगह क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो ए 10 रखा मैंने, ए 10, एन की जगह 10 बराबर, ए क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है अपना पी, तो ए की जगह रखा मैंने पी प्लस एन की जगह एन की जगह रखूँगा मैं 10, है ना। एन की जगह, क्योंकि एन का मान कितना है 10 है, तो ये 10 माइनस 1, और डी क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर का मान कितना है क्यू, तो ये क्यू रखा मैंने। ठीक है, ए प्रथम पद है तो प्रथम पद का मान पी था तो पी रखा, डी सार्वंतर है, सार्वंतर का मान क्यू है तो क्यू रखा। एन 10वां पद ज्ञात करना है तो एन की जगह 10। ठीक है, अब देखो आगे देखो, ये पी प्लस 10 में से एक घटाए तो कितना बचे, 9। देखो 10 में से एक घटाए तो 9, और 9 को क्यू से गुणा करेंगे तो 9 क्यू। तो ए 10 मतलब 10वां जो पद आया अपना क्या आ गया, पी प्लस 9 क्यू, ये अपना राइट आंसर हो गया, पी प्लस 9 क्यू, ये 10वां पद आ गया ना। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, है ना, और थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, तो कौन थीटा का मान होगा। तो इस थीटा का मान क्या होता है, अब देखो यहाँ समझो। ठीक है, यहाँ एक नंबर में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो देखो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, ये सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री है तब इसका मान होता है 0। साइन थीटा का मान यदि 30 डिग्री होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री आता है, तो इसका मान होता है 1/2। और यदि साइन थीटा की जगह 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री पे मान आता है 1/√2। यदि साइन थीटा की जगह 60 डिग्री हो तो इसका मान आता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आता है 1। ठीक है, अभी अपनों ने साइन के मान रख दिए, अब बस कोस का मान लिखना है ना, तो पीछे से मान लिखते चलो। पहले एक आया ना यहाँ, तो इस एक को पहले यहाँ लिख दो, फिर इसके पहले क्या है, √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख दो। ठीक है, फिर क्या है 1/√2, तो ये 1/√2। ठीक है, और फिर 1/2, तो 1/2, और फिर 0, तो ये 0। ये कोस के मान होंगे। अब मुझे बताओ कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान कब बराबर है। देखो यहाँ बराबर दिख रहा है क्या, इस 0 डिग्री में बराबर दिख रहा है क्या आपको, तो नहीं है बराबर। 30 डिग्री में दिखाई दे रहा है क्या, देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2, तो ये भी नहीं है। 45 डिग्री में देखो, तो 45 डिग्री में 1/√2 और 1/√2, तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी जब दोनों बराबर हो, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 45 डिग्री। तो वो यहाँ बराबर नहीं है और यहाँ पे बराबर नहीं है, तो थीटा का मान कितना आ गया अपना 45 डिग्री। बस यही बताना था आपको, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, लंबवर्ती बेलन वह समपार्श्व आकृति है जिसका आधार एक होता है। देखो बेलन ऐसा होता है, ये बेलन है अपना। ठीक है, अब देखो ये इसको ऐसे बनाया ये, तो मुझे बताओ ये आधार है, तो आधार किसकी आकृति, आधार है ना, ये किसके जैसा दिखाई दे रहा, तो आपको वृत्त जैसा दिखाई देगा। तो इसका आधार एक क्या होता है, वृत्त होता है। बस यही लिखना है यहाँ पे, आधार क्या होता है,
वृत्त होता है। आधार किस जैसा दिखाई देता है? वृत्त जैसा। तो आधार क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है कि बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब पूछा जा सकता है। तो बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है? इस माध्यिका को अपन माध्यक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। माध्यिका को क्या बोलते हैं? माध्यक। अब देखो, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है जिसका सूत्र होता है बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक या माध्यिका, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। आप माध्यक भी लिख दो, माध्यिका भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 गुणा माध्य। ये सूत्र याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा है, ये सब पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। ठीक है, तो ये 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। आई होप चारों आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बंटन 4,10,5,9,12 का माध्य क्या होगा, है ना। आप लोगों को बताना है इसका माध्य क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य में कुछ नहीं करना होता है, इन सभी को जोड़ लो पहले। तो सभी को जोड़ो, तो देखो माध्य बराबर 4 + 10 + 5 + 9 + 12, सभी को जोड़ लो। अब कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ भी गिन लो, 1 2 3 4 5। तो ये 5 का भाग दे लो। अभी सभी को जोड़ के लिख दो यहाँ पे। देखो जोड़ते हैं इनको, तो ये 10 और 4 14, 14 में 9 जोड़े तो अपने तो 19, 19 में 9 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़ लिए तो हो जाएंगे 30, और 30 में फिर 10 जोड़े तो हो गए अपने 40। तो ये 40/5। ठीक है, इन सभी को जोड़ा तो 40, और 40 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8। तो देखो आपको माध्य निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है उसका भाग देना है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो माध्य पूछेगा आपको, या फिर माध्यक पूछेगा, या बहुलक पूछेगा। 1 नंबर में जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का क्या कहते हैं ना। अब देखो सबसे पहले वृत्त बना लो। तो ये मैंने वृत्त बनाया। ठीक है, ये वृत्त बना लिया मैंने। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये केंद्र। अब देखो इसने बोला है कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं। तो देखो ये एक त्रिज्या बना ली, ये एक त्रिज्या मैंने इधर बना ली। ठीक है, ये केंद्र अपना 0, यहाँ से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। और ये हो गया इसका चाप। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ मैं आपको, जो आपको दिखाई देगा। ये चाप है, तो ये त्रिज्या और ये चाप। तो देखो किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे, ये एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो देखो त्रिज्याओं से बनाया गया है ना, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये त्रिज्यखंड है अपना। तो त्रिज्याओं और एक चाप से बने हुए खंड को क्या बोलते हैं अपन? वृत्त का क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, वृत्तखंड अलग होता है। वृत्तखंड में क्या होता है? देखो ये तो इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? त्रिज्यखंड। त्रिज्य खंड है ना, ध्यान रखना। त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा। अब देखो ये केंद्र है और ये जीवा है। जीवा के द्वारा बनाया गया जो ये होता है ना, ये वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड, वृत्तखंड है ना। ये छोटा है तो इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो जीवा द्वारा बनाया गया तो वृत्तखंड होता है, और त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड होता है। तो इस छोटे वाले भाग को अपन लघु त्रिज्यखंड बोल देंगे, और बड़े वालों को बोल देंगे अपन दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड होता है, जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड होता है। जो छोटा भाग होगा उसको लघु वृत्तखंड, जो बड़ा होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संख्याओं 1,2,3 डॉट 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 15 से यादृच्छिक 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लोगों को बताना है कि 1 से लेकर 15 तक अपनी संख्याएं हैं, और उसमें 4 का गुणज, मतलब जो 4 का पहाड़ा है ना। तो देखो मैं पहले तो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये 15 तक ली थी। अब देखो प्रायिकता किसकी निकालनी है आप लोगों को? 4 का गुणज।
4 का गुणज है ना। तो देखो 4 का गुणज निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये बराबर का चिन्ह लगाया, ये बट्टे का चिन्ह। प्रायिकता में हमेशा सबसे पहले इसे लिखने के बाद बराबर का चिन्ह, बट्टे का चिन्ह। अब मुझे बताओ सबसे पहले कुल परिणाम कितने हैं। टोटल संख्या कितनी है 15, तो नीचे तो आ जाएगा अपना 15। नीचे कितना आ गया अपना 15। अब पूछा है 4 का गुणज, मतलब 4 का पहाड़ा बोलना आपको। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 त्रिक 12, 4 चौक 16 तो है ही नहीं। तो ये तीन ही संख्या आएंगी, ये तीन ही संख्या आएगी। तो 4 के गुणज कौन कौन से हो गए, गुणज मतलब जो गुणा में, तो 1 2 3, तो 3/15 हो जाएगा। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए, कुल परिणाम 15 है, तो अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते ना। अब 3/15, अब काट दो, 3 एकम 3 और 3 5 15, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना 1/5। तो इस पार्ट में अपने 7 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पार्ट में भी आएंगे, तो आपको पूरे वीडियो देखते रहने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।